स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और कार्यक्रम शुरू हो गया है सेहत सही लाभ कई। जी हां, आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसमें आपको सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट की राय मिलती है और एक सटीक जानकारी मिलती है। तो आइए आज सेहत सही लाभ कई में एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, माँ बनना किसी भी महिला के लिए एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन उस दौरान उतनी ही देखभाल बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्भावस्था में आपको छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो आइए आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने जा रहे हैं जिसे आपने आंगनबाड़ी दीदी, एएनएम दीदी, आशा बहन या किसी डॉक्टर से जरूर सुना होगा। एएनसी यानी एंटीनेटल केयर। ये क्या होता है, ये क्यों जरूरी है, इसको गर्भावस्था के दौरान कितनी बार कराना चाहिए, इस सब के बारे में एक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनका आज हम स्वागत करने जा रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर वृंदा सहाय जी का, जो आज रेडियो नारद 90.4 एफएम के साथ हैं। एटा की रहने वाली हैं, जिनका 7 साल का मेडिकल फील्ड का एक्सपीरियंस भी है और आज मंगलायतन विश्वविद्यालय में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वृंदा मैम, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी एएनसी आखिर होती क्या है और किसी भी गर्भवती महिला के लिए एएनसी कराना क्यों जरूरी है? एएनसी का मतलब होता है एंटीनेटल केयर, जिसका मतलब है कि आप गर्भ और गर्भिणी दोनों की सुरक्षा, उसकी जांच और उसके गर्भ के दौरान क्या क्या वृद्धि के दौरान क्या क्या चीजें, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, उनकी सबकी जानकारी करना। तो ये हर गर्भिणी के लिए बहुत अच्छा एहसास होता है कि आप माता बनने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या है, अपने शरीर के साथ साथ अपने बालक के शरीर के लिए भी चेकअप कराना चाहिए, अपने और अपने बच्चे दोनों के लिए। अब बच्चे के लिए क्या है कि आपका वेट है, आपका ब्लड शुगर है, आपका बीपी है, ये सब चीजें आपको जाननी है। बच्चे की ग्रोथ के बारे में जानना है, तो इसीलिए एंटीनेटल केयर की बहुत आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल मैम, वही हम बात करना चाहते हैं कि आखिर गर्भवती महिला जो होती हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं होती। तो एएनसी कराना कौन से महीने से शुरू करना चाहिए और गर्भावस्था में कितनी बार एएनसी करानी चाहिए? अभी अभी नई माँ बनने जा रही है तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत इंफॉर्मेटिव नहीं हो पाती हैं उनके लिए। तो क्या आप इसके बारे में हमें जानकारी देंगी? जी बिल्कुल। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि लोगों को ना बहुत भ्रम है कि हम डॉक्टर को नहीं जाएंगे दिखाने के लिए। अरे सबके पहले ज़माने में बच्चे हो जाते थे तो अभी भी हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। आप पहले की रेशियो देखेंगे तो पहले बच्चा भी मरता था और माता भी बहुत जल्दी जल्दी एक्सपायर हो जाते थे जी। और अभी क्या है, ये हमने ये जो अभियान शुरू किए हैं कि माता सुरक्षा जननी अभियान, इससे क्या होता है कि हम माता का और उसके बच्चे का दोनों की देखभाल के लिए हम बोलते हैं कि आप जैसे ही 3 महीने हुए हैं, स्टार्टिंग हुई है, आप स्टार्टिंग से ही 3 महीने के अंदर अंदर सबसे पहले डॉक्टर को दिखा लें। ओके, ठीक है। और बाकी हम बोलते हैं कि आप हर महीने वैसे दिखाने को कहा जाता है कि जैसे ही आपको पता चला है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप 1 महीने, हर अगले महीने आप जाइए। हर जैसे जैसे आपका बच्चा बढ़ता जा रहा है, 1 महीना होता जा रहा है, वैसे वैसे आप डॉक्टर को दिखाइए। बट फिर भी अगर आप किसी कारणवश नहीं दिखा पा रहे हैं तो उसके लिए हमारे WHO की तरफ से हमारे पास गाइडलाइंस हैं कि आप इसके थ्रू कम से कम 4 विजिट तो करिए ही करिए ड्यूरिंग फुल प्रेगनेंसी। तो उसमें क्या है कि जैसे आप 3 महीने के अंदर अंदर एक बार कर लीजिए, फिर दूसरा जो है वो आप 4 से 6 महीने पे, फिर एक 7 महीने पे और एक फिर 9वें महीने पे। इस तरह से हमें जो है अपने बच्चे की जांच पड़ताल के लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। बिल्कुल वृंदा मैम, वही कहीं ना कहीं हमारी घर की जो गर्भवती महिलाएं हैं वो थोड़ा सा घबराती हैं, हिचकिचाती हैं, क्योंकि मेडिकल टेस्ट कराना, वो भी अपने शरीर का, कहीं ना कहीं उनके लिए एक दिमाग में मैसेज जाता है कि क्या ये हमारे शरीर के लिए सही है, क्या ये हमारे बच्चे के लिए सही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी एएनसी में कौन कौन से टेस्ट होते हैं और क्या ये टेस्ट करवाना? जी बिल्कुल। देखिए, अगर आप इसके लिए रेडी नहीं है कि हम बच्चे का या अपना दोनों का ही जांच नहीं करा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं माता की और माता के परिवार की दोनों की ही गलती है। क्योंकि अगर ये जांच पड़ताल नहीं होती है तो इससे बच्चे के अंदर जो परेशानियां होती हैं वो हमें नहीं पता चल सकती। बच्चा स्वस्थ है नहीं है, इसके बारे में हमें नहीं जानकारी मिल सकती। तो हमें उन सब की जानकारी करने के लिए क्या करना है कि टेस्ट कराने हैं, ठीक है, और रेगुलर चेकअप कराने हैं। अब कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे कि सबसे पहला क्या होता है, माता का खुद का वजन। क्योंकि आप उस ड्यूरेशन में बच्चे को धारण की हुई है तो साथ में क्या होगा, आपका वजन बढ़ेगा। तो ठीक है, आपका खुद का वजन हो गया, उसके साथ बच्चा ग्रोथ कर रहा है तो उसकी हार्ट बीट वो भी हम लोग चेक करते हैं।
बीपी, शुगर, आपका अल्ट्रासाउंड जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अल्ट्रासाउंड के बिना हम ये नहीं पता चला सकते कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है, बच्चा सही से डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चा किस प्रेजेंटेशन में आपके गर्भ में है, और बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है, या ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो उस दौरान हमें अल्ट्रासाउंड भी कराना ज़रूरी होता है। उसके बाद आपके जैसे इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं जो एक दूसरे से दूसरे में फैलती हैं, जैसे कि सिफिलिस हो गया, HIV हो गई, हेपेटाइटिस हो गई, इसकी भी हमें टेस्ट कराने होते हैं। ये सभी गर्भिणी को कराना चाहिए। ओके। वहीं मैम समाज में ऐसी कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं कि ज़्यादा टेस्ट कराने से माँ और शिशु दोनों की सेहत पर फर्क पड़ता है, क्या इसमें कोई सच्चाई है या ये सिर्फ एक भ्रांति है? देखिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब आप भी बीमार पड़ते हो या कुछ भी होता है, आप लोग सीधा क्या कराते हो, अपने टेस्ट कराते हो ना। तो अगर आपके अंदर एक बच्चा आया है तो उसकी ग्रोथ के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए आपको टेस्ट कराना ही होगा, क्योंकि माता अपने को तो पोषण दे ही दे रही है, उसके साथ साथ अपने बच्चे को भी दे रही है। तो उसका आयरन, कैल्शियम, ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, बीपी, इन सब में चेंजेस आते हैं। तो आपको ये सारी चीजें टेस्ट के थ्रू ही पता चल सकती हैं, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। फिर बाद में क्या होगा, लेटर स्टेज पे बच्चा जो है बड़ी परेशानी में हो सकता है, और आपका बच्चा भी मे भी हो सकता है कि खराब हो जाए। तो उसके लिए हमें टेस्ट जरूर कराने चाहिए। और अगर ऐसा गांव में एक प्रथा है कि नहीं बच्चे को कुछ दिक्कत हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर ऐसा आप सोचेंगे तो आप कभी भी बच्चे को स्वस्थ नहीं पैदा कर सकते। बिल्कुल मैम। वहीं गांव में ANC को लेकर कौन कौन से फैक्ट्स हैं? जैसे आपने गांव की बात करी, तो कहीं ना कहीं गांव में कुछ भ्रांतियां, जैसे मैंने एक जिक्र भी किया, कहीं उसके पीछे फैक्ट्स भी होते हैं कि इसकी वजह से लोग ANC कराना पसंद करते हैं, या इसकी वजह से ANC ये जो मेडिकेशन होता है ये हमें ज़रूर करानी चाहिए। तो कुछ उसके बारे में आप बता सकते हैं? देखिए, मैंने बहुत सारे रियल केसेस देखे हैं कि फीमेल जो होती हैं खुद लापरवाही करती हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, कि आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स नहीं लेती, क्योंकि गांव में उनकी जो सास वगैरह है उन्होंने बोल रखा है कि नहीं, आप आयरन कैल्शियम की गोलियां खाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जबकि आप खुद ही अपने बच्चे को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हो। क्योंकि अगर आप आयरन कैल्शियम का पोषण नहीं लोगे तो बच्चे को आयरन कैल्शियम नहीं मिलेगा, तो उसकी ग्रोथ नहीं अच्छी होगी। फिर उनको कई सारी जैसे मेंटल रिटार्डेशन होता है, मेंटली डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कॉन्जेनाइटल डिजीज होती हैं जो गर्भ से ही बच्चे को मिलती हैं। ठीक है, फिर आप उनके लिए इधर उधर भागते हो कि अरे हमारा बच्चा ऐसा पैदा हो गया। नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अगर उस ड्यूरेशन में, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में आप अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रखोगे, अच्छा खाओगे पियोगे, आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स लोगे, जो हम फॉलिक एसिड जो होता है वो हम स्टार्टिंग के 3 महीने में चलाते हैं, और फिर उसके बाद आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स चलाते हैं 3 महीने के बाद। TT इंजेक्शंस जो कि आप लोग नहीं लगवाते, इन सारी मेडिकेशन से आपके बच्चे को पोषण मिल रहा है आपके साथ साथ। तो आपको क्या करना है कि आपको सारी मेडिकेशंस लेनी है, और ये जो दिमाग में ये चीज़ डाल रखी है कि नहीं हमें ये मेडिकेशन नहीं लेनी, ज़्यादा दवाई लेने से हमें दिक्कत होगी, ये दवा तो आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए, तो ये दवाई लीजिए और अल्ट्रासाउंड भी कराइए। डेफिनेटली वृंदा मैम। वहीं कहीं ना कहीं हमारे जो शरीर है उसमें कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान महिला अपने साथ साथ अपने बच्चे की डाइट होती है वो डबल हो जाती है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फॉलिक एसिड या कहीं कि हम आयरन, कैल्शियम, इनकी पूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या अपनी थाली में उसको एड ऑन करना चाहिए? देखिए, सुबह उठते ही एक तो सबसे पहले लेडीज क्या करती हैं, चाय पीती हैं खाली पेट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें ये चीज़ बंद कर देनी चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप क्या करें, सुबह उठ के थोड़ा सूखा जैसे रस्क वगैरह हुए, बिस्किट्स हुए, ये स्टार्टिंग करिए, ठीक है, अपनी मॉर्निंग में। उसके बाद आप अपने पूरे दिन भर की डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स लीजिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होने के मतलब बंद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जी, ठीक है। तो उसको हम दूर तब करेंगे जब हम अच्छा खाएंगे, जिसमें हमारे फाइबर्स हमारी बॉडी के अंदर फुल होने चाहिए। फाइबर्स में जैसे आप जो सीजनल फ्रूट है वो सीजनल फ्रूट लीजिए, सैलेड लीजिए, कि पसंद की जितनी भी आपके पसंद की ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो लीजिए। और आप कोशिश करिए कि आप इस ड्यूरेशन में चना, राजमा, बादी करने वाली जो चीज़ें हैं, उड़द है, ये सब कम से कम खाएं। वैसे खाते तो हैं सब लोग, बट कम से कम उसका इंटेक होना चाहिए। ओके, ठीक है। और मिल्क आपका होना चाहिए, मिल्क है, विटामिन C रिच फ्रूट्स जैसे कि आपका आंवला हो गया,
ठीक है, ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गया, ये सब आप अपनी डाइट में स्टार्ट करना होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके साथ साथ आप पोमीग्रेनाइट, जैसे हम बोलते हैं अनार, ठीक है, अनार को खाना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कहीं कहीं ना कहीं जो हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, आजकल यंग महिलाएं बन रही हैं, तो उनके अंदर का बच्चा अभी भी जीवित है, तो उनको ना बहुत सारी क्रेविंग्स होती हैं कि वो मैगी या फास्ट फूड या चाउमीन, मोमोज, पास्ता वगैरह बहुत पसंद करती हैं। क्या ये गर्भावस्था में लेना सही होगा या इसको हमें अवॉइड करना चाहिए? देखो, वैसे तो ये सब चीज़ें अवॉइड ही बोली जाती हैं कि आप अवॉइड करिए, क्योंकि हम मैदा खा रहे हो तो एट लास्ट वो आपको बॉडी में कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे बहुत सारी लेडीज़ को क्रेविंग होती है इस चीज़ की, मैं टोटली एग्री करती हूँ, तो आप उस ड्यूरेशन में इनको कम से कम खा सकते हो, क्योंकि जो क्रेविंग्स होती हैं कहीं ना कहीं ये आपको, और अगर आप नहीं खाओगे तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे पे भी इम्पैक्ट डालेगी। ये चीज़ें कहा गया है कि आपको प्रॉपर जब भी आपको क्रेविंग्स होती हैं तो आप उसको कम से कम खाइए, हफ्ते में 1 दिन। हाँ, जैसे मतलब मात्रा भी कम खाइए, जिससे आपको बस क्रेविंग के लिए फुलफिल हो जाए। कि अगर आप जैसे 1 प्लेट मैगी खाना चाहते हो, 1 प्लेट से आपका पेट फुल होता है, तो 1 प्लेट ना खा के उसको हाफ प्लेट या 1/4 उतना खाओ। बिल्कुल मैम, वही हम कुछ आते हैं वापस से एएनसी पर। क्या सरकारी अस्पतालों में एएनसी की कुछ सुविधाएं अवेलेबल हैं? जैसे गांव वगैरह में सरकारी अस्पताल ज़्यादा होते हैं, या अगर हम शहरों की भी बात करें तो क्या वहाँ पे एएनसी की सुविधाएं अवेलेबल हैं? देखिए, गांव में भी हमारी सरकार ने अब इसका एएनसी का बहुत अच्छा सुविधाएं कर दी है। जैसे कि आपको पता होगा, सुरक्षा जननी योजना चल रही है, सरकार हमारी चलाती है। उसमें वो आयरन, कैल्शियम की टैबलेट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। और अगर साथ में आपको कोई और भी बीमारी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपको हेपेटाइटिस है, HIV है, कुछ भी है, तो उसके साथ साथ आपकी इलाज भी वो लोग चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी सारी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, सारे टेस्ट आपके अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अल्ट्रासाउंड कहीं कहीं पर नहीं है, छोटी जगहों पे, अदरवाइज अल्ट्रासाउंड भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको रात में कभी इमरजेंसी पड़ती है या कभी आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको एम्बुलेंस वगैरह की भी फुल फैसिलिटी दी जाती है। बिल्कुल मैम, वही हम कुछ फाइनेंस की बात करते हैं, तो एएनसी के दौरान लगभग कितना खर्चा आ जाता है एक गर्भवती महिला के ऊपर? देखिए, अगर हम गवर्नमेंट में बात करें तो गवर्नमेंट में तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बस आपको जाना है और अपना ट्रीटमेंट कराना है। बाकी आपको देखो, अगर कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर अपना इलाज कराना है तो वो जगह पर डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर जा रहे हैं। मे बी इट वेरीज फ्रॉम 5 to 10,000, कहीं पर और भी कम हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है आप किस जगह पर ट्रीटमेंट लेंगे। बिल्कुल वृंदा मैम, वही क्या फ्री में भी कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं या कुछ मेडिकेशंस हैं जो गर्भवती महिलाओं को फ्री में मिलती हैं? हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो, गवर्नमेंट आपको सब चीज़ अवेलेबल करा रही है। TT इंजेक्शंस हमारी ANM GNM वगैरह से आपको लगाए जाते हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी है, उस ड्यूरेशन से आपको TT भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आपको आयरन, कैल्शियम की टैबलेट्स भी मिलती हैं। उस बीच में अगर कोल्ड कफ जैसी बीमारी है या कोई हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम, HIV जैसी प्रॉब्लम, कोई टॉर्च इन्फेक्शंस अगर आपको हो रहे हैं, तो वो सब आपके गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। ओके मैम, वहीं अगर हम बात करें नॉर्मल डिलीवरी की, एएनसी से क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? इसके चांसेस हैं? देखो, ANC कराने का उद्देश्य ही यही है कि आप क्या करा सकें जिससे अपने बच्चे की ग्रोथ और उसके होने वाले कोई भी बदलाव हैं उसके शरीर में, वो आपको पता चल जाए। तो अगर आपको अपने बच्चे के बारे में पता चल रहा है कि उसका ग्रोथ अच्छा हो रहा है, उसका बॉडी वेट सही है बच्चे का, तो आप जाहिर सी बात है कि नॉर्मल डिलीवरी ही करा पाओगे। और अगर आप ANC नहीं चेक करा रहे हो, ANC के ड्यूरेशन में आप नहीं चेक कर रहे हो और आपको नहीं पता चल रहा है कि आपके बच्चे का प्रेजेंटेशन कैसा है, आपके बच्चे का वेट कितना है, जो आपकी मसल्स पे दिक्कत देगा, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, तो ये सब आपको ANC के दौरान ही पता चल जाती है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी या नॉर्मल डिलीवरी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके मैम, वहीं अब चलते चलते एक संदेश की मैं बात करना चाहूँगी। कुछ गर्भवती महिलाएं जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रही हैं या उनके घर वाले, परिवार वाले हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे और उनके परिवार वालों को भी क्या सलाह देना चाहोगे? देखो, माता आपको बनना है और बच्चा भी आपका है, तो स्वास्थ्य की सारी जिम्मेदारी एक माँ की और उसके परिवार की ही होती है, क्योंकि आखिर में आपका बच्चा ही आपका संपूर्ण मतलब गिफ्ट है आपके लिए। तो आप अपने बच्चे को और अपने आप को दोनों को स्वस्थ करने के लिए ANC विजिट ज़रूर करो।
ANC के हिसाब से अपनी गर्भावस्था के दौरान जो भी बदलाव हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारे शरीर में, उन सब के लिए ध्यान दो और अच्छा खाओ पियो अच्छे से और एक अच्छा भविष्य पाओ। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो नारद और स्मार्ट एनजीओ के साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही हमारे श्रोताओं को गर्भावस्था के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, साथ ही ANC कब करानी चाहिए, इस सब के बारे में आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ दोस्तों अब वक्त हो गया है हमारा आपसे विदा लेने का, लेकिन हाँ, जाने से पहले एक बात तो साफ है कि ANC कोई डर नहीं है। ANC आपकी जांच है, आपकी सुरक्षा है, क्योंकि उसी से आपको पता चलता है कि आपका शिशु किस हालत में है, क्या वो ठीक है, स्वस्थ है, या उसको किसी चीज़ की कमी है। तो आपको विटामिन कैल्शियम्स की गोली ज़रूर लेनी चाहिए, और जैसा कि डॉक्टर वृंदा ने बताया कि समय समय पर अपनी ANC की जांच ज़रूर करवाना चाहिए। चाहे अगर आपको फील हो रहा हो कि सब कुछ ठीक है, फिर भी एक बार नॉर्मल चेकअप कराने में क्या जाता है, आखिर इससे आपकी शिशु की देखभाल ही तो होती है। चलिए अभी मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाज़त, और हमारे सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में बने रहें रेडियो नारद के साथ, मेरे साथ और हमारे इस प्यारे से कार्यक्रम के साथ। नमस्कार। रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूँ आरजे याशी।